कहते हैं कि आईपीसी की धारा 302 यदि हरे भरे पेड़ पर भी लग जाए तो वो पेड़ भी कुछ दिन के बाद सूख जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक कत्ल हुआ था और कत्ल का इल्ज़ाम एक परिवार पर लग जाता है। जब पुलिस बार बार उस घर में जाकर दबिशें देती थी तो लोग कभी घर से भाग जाया करते थे तो कभी अपनी जान बचाने के लिए तमाम कोशिशें करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन पुलिस उन्हें बार बार पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ऐसे ही करके ना केवल इस परिवार की मुसीबतें बढ़ जाती हैं बल्कि बच्चों की स्कूल छूट जाता है और लोग इधर से उधर भाग रहे थे। इस घर में एक महिला होती है जिस महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जबकि इस परिवार का इस कत्ल से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था। आज की जो घटना है, इस घटना को सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई इंसान निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए किस हद तक जाता है। इस घटना के बाद पूरे एनसीआर में लोग धरना प्रदर्शन कर उठते हैं और शासन प्रशासन से कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग भी करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और ये कहानी उसी गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा की है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के एलडी को गोल चक्कर के पास एक होंडा सिटी कार रात के 11:45 के आसपास का वक्त हो चला था। 1 मई 2014 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही कार में आग लगी तो जो आसपास के लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, उन लोगों ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग बहुत तेज़ी के साथ जल रही थी। इसी बीच में पुलिस को फ़ोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड की टीम को फ़ोन किया जाता है। इससे पहले कि फायर ब्रिगेड की और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती, वो कार काफ़ी हद तक जल चुकी थी। कार की सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ था और ड्राइवर भी काफ़ी हद तक जल चुका था, उसकी मौत हो चुकी थी। कौन वो ड्राइवर था, कौन किसकी कार थी, बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार की हालत कुछ इस तरह बिगड़ चुकी थी कि ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि कार का मालिक कौन है। कार के चेचिस नंबर से ये पता चलता है कि ये कार नोएडा के सेक्टर अल्फ़ा 2 में रहने वाले चंद्रमोहन शर्मा, जो कि आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए थे, साथ ही वो आरटीआई के एक्टिविस्ट थे जो तमाम जानकारियां इकट्ठी करते थे। इकट्ठी करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनके धन के कितना बंदरबाट हो रहा है। इसलिए इस व्यक्ति यानी कि चंद्रमोहन शर्मा को बार बार धमकियां भी मिला करती थीं। और इस घटना से महज कुछ ही दिन पहले यानी कि 29 अप्रैल 2014 को संबंधित थाने में जाते हैं और थाने में जाने के बाद पुलिस को कहते हैं कि मुझे अज्ञात लोगों से खतरा है। जब जब मैं अपने घर से निकलता हूं, जब जब मैं रोड पर चलता हूं, तब कुछ लोग मेरा पीछा करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि लोग मुझे मार डालेंगे। कौन थे वो कातिल, किसकी वजह से ये कत्ल हुआ था, अब यही सवाल थे, क्योंकि ये तो क्लियर हो चुका था कि जो होंडा सिटी कार मिली है, उस होंडा सिटी कार में जो लाश मिली है, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि चंद्रमोहन शर्मा की है। पत्नी यानी कि सविता शर्मा को जब इस बात की जानकारी मिलती है तो सविता शर्मा मौके पर आती हैं और अपने पति की लाश को देखकर चीख चीख कर पुलिस की जो लापरवाही थी उसके बारे में बता रही थी कि मेरे पति ने कुछ दिन पहले ही पुलिस को ये शिकायत दी थी कि उन्हें खतरा है और उनकी हत्या कर दी गई है, उन्हें बाकायदा जलाकर मार दिया गया है। अब पुलिस अपनी नाकामियों को छिपाने की लगातार कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बनता उसके बाद, क्योंकि आम आदमी पार्टी से ये जुड़ा हुआ व्यक्ति था। अब चाहे बुलंदशहर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, बागपत हो, गाज़ियाबाद हो, नोएडा हो, दिल्ली हो या गुरुग्राम हो, हर जगह पर जगह जगह धरने प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और हर जगह से एक ही आवाज़ उठ रही थी कि जितनी भी जल्दी हो सके इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। यदि कातिल गिरफ्तार नहीं हुए तो फिर पुलिस और प्रशासन दोनों से आमना सामना होगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जोर लगाना शुरू किया, ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अब देश की सीमाओं को भी पार करने लगी। अब लोगों की मांग उठने लगी थी कि चंद्रमोहन शर्मा का जिसने कत्ल किया है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जब परिवार वालों से बातचीत करने की कोशिश की तो परिवार के लोगों ने, कासना एक जगह पड़ती है, वहाँ का एक परिवार था जिसमें क्या ब्रजेश, ज्ञानी, राजकुमार, आनंद, प्रवीण, इन लोगों पर शक जाहिर किया गया था कि हो सकता है कि हत्याकांड में ये शामिल हो। और जैसे ही पुलिस को ये सुराग मिलता है, जैसे ही ये शक जाहिर किया जाता है कि इस हत्याकांड में इन लोगों का यानी कि ब्रजेश की फैमिली का हाथ है, तो पुलिस वहाँ पर दबिश देना लगातार शुरू कर देती है। दबिश कुछ इस तरह से दी जा रही थी कि घर के परिवार के लोग भाग जाते हैं और ये अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। इस घर की एक सदस्य, एक महिला होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन को जब बुरा बुरा कहा जाता था, जब पुलिस घर पे आती थी, तमाम अजीब अजीब तरह की बातें करती थी। सुमन को हार्ट अटैक होता है और हार्ट अटैक होने से उसकी मौत हो जाती है। अब पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि इस घर में महिला की मौत हो चुकी है। परिवार के लोग ज़्यादातर भागे हुए हैं।
घर के जो बच्चे हैं जो स्कूल में जाया करते थे पढ़ने के लिए, वो डर की वजह से स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। अब कातिल कौन है, क्या है, पुलिस के लिए अभी भी एक सवाल था। धीरे धीरे करके वक्त बीत जाता है। लगभग 4 महीने होने को आए तभी पुलिस को एक और सबूत मिलता है, एक सुराग मिलता है। वो जो सुराग पुलिस के लिए एक संजीवनी का काम कर जाता है। दरअसल अल्फा 2 नोएडा की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम प्रीति होता है। जिस दिन ये व्यक्ति यानी कि चंद्रमोहन की हत्या होती है, उसी रात उसी दिन ये लड़की जो थी प्रीति, ये लापता हो जाती है। पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही थी और जांच करते करते बेंगलोर से पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचता है। उसमें कहा जाता है कि तुम्हारी लड़की हमारे पास है। यानी कि 4 महीने होने के थे और 4 महीने जब होने वाले थे तब ये पुलिस के पास फ़ोन पहुंचता है। बताते हैं कि तुम्हारी लड़की प्रीति हमारे पास है, उसे ज़िंदा चाहते हो तो आकर ले जाओ। जैसे ही पुलिस को ये परिवार की सूचना मिलती है, परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं, कहते हैं कि लगभग 3-4 महीने पहले हमारी बेटी गायब हो गई थी और बेटी के लिए बेंगलोर से फ़ोन आया है। अब यहाँ से पुलिस टीम जाती है और पुलिस टीम जाने के बाद उस लड़की यानी कि प्रीति की तलाश करना शुरू कर देती है। जिस जगह से, जिस बूथ से, जिस एसटीडी से फ़ोन किया गया था, उस एसटीडी के पास एक पुलिस दरोगा जिसका नाम विनय शर्मा होता है, वो जाकर उस लड़की को तलाश करने लगता है, उस व्यक्ति को तलाश करने लगता है। लेकिन ना वो लड़की मिलती है। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति जब आता जाता दिखाई देता है तो दरोगा की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि चंद्रमोहन शर्मा था, जिसकी 1 मई 2014 की रात होंडा सिटी कार में जलने से मौत हो जाती है। जबकि उसकी पत्नी सविता ने उसके परिवार के साथ मिलकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। सब कुछ जो एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में वो व्यक्ति मर चुका था और उसके कातिलों को तलाश करने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। वो व्यक्ति आखिरकार बेंगलोर में जिंदा कैसा है? जब पुलिस ने यानी कि विनय शर्मा दरोगा ने जब उस चंद्रमोहन शर्मा को पकड़ने की कोशिश की तो चंद्रमोहन शर्मा ने शोर मचाकर बता दिया कि ये गुंडा है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जबकि पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, गुंडा नहीं पड़ा हुआ था। और आसपास के लोगों ने विनय शर्मा को पकड़कर जब पीटने की कोशिश की तो विनय शर्मा ने कहा कि मैं नोएडा में सब इंस्पेक्टर हूं और ये व्यक्ति एक अपराध किया हुआ है। तब लोगों को समझ में आया। उसके बाद फिर वो व्यक्ति वहां से भाग चुका था और कोई रास्ता नहीं था, आखिरकार करे तो क्या करे। उस विनय शर्मा ने अपने अधिकारियों से बातचीत की और इसके बाद फिर विनय शर्मा ने अपने भेष बदला और भेष बदलने के बाद उसी जगह पर जाकर छुप गया। बताते हैं कि वो कुछ दिन के लिए, लगभग 15 दिन के लिए वहाँ पर भिखारी बनकर रहा दरोगा, और तब जाकर वहाँ लोग आते जाते थे। इसी बीच में जब चंद्रमोहन शर्मा दिखाई देता है, उसको पकड़कर स्थानीय पुलिस की मदद से फिर यहाँ ग्रेटर नोएडा लाया जाता है। और ग्रेटर नोएडा लाने के बाद जैसे ये खबर अखबारों में छपती है कि चंद्रमोहन शर्मा की जिस जलाकर हत्या कर दी गई थी, दरअसल वो तो जिंदा है, तो सबके दिमाग में, सभी के जहन में एक सवाल उठ रहा था कि जो रात में जला था आखिरकार वो कौन है अगर चंद्रमोहन शर्मा जिंदा है। जब इस तरह की बातें चल रही थी तो चंद्रमोहन शर्मा से जब पूछताछ शुरू होती है तो वाकई चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल जो जहाँ कर ये रहने वाला होता है अल्फा 2 नोएडा का, वहीं के रहने वाली प्रीति होती है। प्रीति से प्यार करने लगता है और प्रीति से प्यार करने के साथ साथ ही उसने फैसला किया कि वो अपनी बीवी और 2 बच्चों को छोड़कर कहीं दूर अपनी प्रेमिका के साथ चला जाएगा। और इसके लिए उसने एक कहानी रची कि वो अपनी प्रेमिका के लिए अपने आप को मरा हुआ घोषित करना चाहता था। और इसी के लिए उसने एक परी चौक है नोएडा के अंदर, परी चौक के पास एक अंसल प्लाजा है और अंसल प्लाजा के पास एक भिखारी भीख मांगा करता था, जिसके बारे में दावा किया गया कि या तो बुलंदशहर का रहने वाला था या वो सहारनपुर का रहने वाला था। ना उसका कोई नाम, ना उसका कोई पता, ना उसका कोई चेहरा। उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति ने कुछ लाभ देने के लिए, कुछ खाना देने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए कई दिनों से लगातार उसकी मदद करता था। और मदद करते करते उस व्यक्ति को जिस दिन उसने प्लान बनाया था, यानी कि 1 मई 2014 की रात को, उसे अपनी ड्राइवर वाली सीट पे बिठाता है। और ड्राइवर वाली सीट पे बिठाने के बाद सेक्टर 36 से सीधा उस एल्डिगो गोल चक्कर की ओर जा रहा था। और जेपी शर्मा, जो जेपी स्कूल लगता है, इस स्कूल के सामने करीब 5 मिनट तक उसकी होंडा सिटी कार खड़ी रहती है, ये सोचकर, क्योंकि उस स्कूल के अंदर इस व्यक्ति यानी चंद्रमोहन शर्मा की बेटी पढ़ा करती थी। और 5 मिनट अपने बेटी के इस स्कूल को निहारते हुए उस भिखारी को अपनी सीट पर बिठाकर सीधा उस जगह पे लेके जाता है। और पहले से ही उसके पास कट्टी में 5 लीटर पेट्रोल था और इस व्यक्ति को कुछ ऐसा खिलाया जाता है जिससे कि बेहोश हो सके। और उसको बेहोशी के बाद उस व्यक्ति के ऊपर उसकी पूरी गाड़ी में वो पेट्रोल डाल देता है। और पेट्रोल डालने के बाद उसमें रात 11:45 के आसपास आग लगा देता है। और जैसी आग लगती है वो जाकर झाड़ियों में छिप जाता है और इसी बीच में आग बहुत धूं धूं कर जलने लगती है। आसपास के लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति जो इस कार के अंदर बैठा हुआ था
वो बहुत बुरी तरह से जल जाता है, मर जाता है, जिससे लोग समझ रहे थे कि ये चंद्रमोहन शर्मा है, जबकि वो चंद्रमोहन शर्मा नहीं होता। यहाँ से अपनी प्रेमिका को साथ लेता है और इसी बीच में अपने वो कुछ नकली डॉक्यूमेंट्स भी तैयार कराता है, और डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने के बाद अपना नाम चंद्रमोहन शर्मा की जगह रखता है नितिन शर्मा, और अपने पिता का नाम RC शर्मा रखता है, और यहाँ से सीधा अलग अलग शहरों में होता हुआ अपनी प्रेमिका को लेकर बेंगलोर पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद एक बाइक की कंपनी में कहता है कि मैं नौकरी करना चाहता हूँ। उसी नकली डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो वहाँ पर नौकरी भी करने लगता है, लेकिन प्रेमिका के साथ कुछ दिन रहने के बाद उसका जी भर जाता है। वो सोच रहा था कि यहाँ से तो कहीं दूर चला जाएगा और प्रेमिका को अपने घर वापस करना चाहता था। इसीलिए उसने बेंगलोर से अपनी प्रेमिका के पिता को फ़ोन करके कहा कि आप अपनी बेटी को यहाँ से लेके चले जाओ, तुम्हारी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। और जैसे ये बात लड़की के पिता को पता चलती है, लड़की के पिता पुलिस से संपर्क करते हैं और पुलिस इस व्यक्ति चंद्रमोहन को गिरफ्तार करके सीधा नोएडा लाती है और मामला फिर कोर्ट में चलने लगता है। कई साल बीत जाते हैं और कई साल बीतने के बाद साल 2019 में इस व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से ये साल 2019 की बात है, 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर की अदालत ने इस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। साथ ही जो इसकी प्रेमिका होती है प्रीति, उसने क्योंकि पूरी जानकारी वो रखती थी, लेकिन उसने पूरी जानकारी पुलिस को दी ही नहीं, इसलिए उसको 6 माह की सज़ा दी जाती है। साथ जब 1 साल बीत जाता है, लेकिन 17 सितंबर 2022 को इस व्यक्ति को कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है और वो फिर आज़ाद घूमता रहता है। लेकिन इस पूरी कहानी में न केवल एक भिखारी की हत्या कर दी जाती है, बल्कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कासना की एक फैमिली पर, वहाँ भी एक सुमन नाम की महिला की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। और ये व्यक्ति अपने आप को ये निर्दोष साबित करने की लगातार कोशिश करता रहा है और आज भी कर रहा है। यही कारण है कि कोर्ट ने इसको परिस्थिति जन्य सबूतों के आधार पर ही दोषी माना था। पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई थी उसमें बिल्कुल ठोस सबूत नहीं मिले थे, ऐसा बताया जाता है। और यही रहा तो शायद कुछ दिन के बाद इसे इस केस से पूरी तरह से आज़ादी भी मिल सकती है। यानी कि 2 मौतों के जिम्मेदार होने के बावजूद भी ये व्यक्ति हो सकता है कि सलाखों से बाहर घूमता दिखाई दे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आप जाते जाते, आज सादिक अली हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें मेवात के रहने वाले हैं वसीम खान, संभल के रहने वाले फैज़ान अली, मेरठ के मोहित कुमार, लखनऊ के शोभित कुमार हैं, सिद्धार्थ नगर के शफीक शेख, पूनम राजपूत हैं, मनोज सारण हैं, शुभम जायसवाल, रमज़ान खान, राजीव राय, अनीश कटियार, मोहम्मद शहजाद मंसूरी, शमशुल सैफ़ी, सुशील कश्यप, निखिल कुमार, ओमवीर सिंह, नानक सिंह, सौरभ चौधरी, जो कि मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।